हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th फिजिक्स ऑप्टिक्स का पार्ट थर्ड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन टर्म के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द क्वेश्चंस अबाउट बेसिस ऑन रिफ्रैक्शन, एंड लास्ट वन कॉन्सेप्ट इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. First is refraction of light. It is defined as the phenomena of bending of the light when it passes from one medium to another medium of different optical density. There is a condition, different optical density. If the density is different to the both of the media, like upper medium is mu1 density, lower medium is mu2 density. Clear? If the light ray comes and incident on a point on a both media is boundary, दोनों मीडिया की बाउंड्री पे जब इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मल के अबाउट वो अपने आप को चेंज करेगी, या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी या हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. इट्स कैन डिपेंड अपॉन द मीडियम्स ऑप्टिकल डेंसिटी. सो लेट्स try to understand the optical density. It is defined as the degree to which a refractive medium retards the transmitted rays of light. ये वो एंगल है या वो डिग्री है, वो टेंडेंसी है जिससे रिफ्रैक्टिव मीडियम जो ट्रांसमिटेड लाइट यानी जो आपस में क्रॉस हो रही है, किसी भी मीडियम में से पार हो रही है, आर पार हो रही है, उन्हें क्या करते हैं, रिटार्ड कर दे. रिटार्ड का मतलब उन्हें चेंज कर दे उनके पाथ को. इट कैन इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट वाइल चेंजिंग द मीडियम. और इसमें क्या इफेक्ट होती है, आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट इफेक्ट होती है. अभी इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम समझना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान है. देखो, जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी, जहाँ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो. जैसे कि हम ट्रेड फेयर में जाते हैं तो फेयर में जाने के बाद हमारे पास अगर ज़्यादा वहाँ पे क्राउडेड एरिया है तो हम क्या चल रहे हैं, स्लो चलना पड़ेगा. दैट मीन्स लाइट में ज़्यादा क्राउड एंड ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लो चलेगी लाइट. और जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी वहाँ पे रेयरिटी होगी, पार्टिकल्स दूर दूर होंगे और लाइट क्या चलेगी, फ्रीली चलेगी और फास्ट मूव कर सकती है. इस कॉन्सेप्ट से आप इसे याद रख सकते हैं. इट कैन इफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ द लाइट वाइल चेंजिंग द मीडियम. तो अब आपको पता चल गया होगा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा वहाँ स्पीड कम होगी लाइट की, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है वहाँ स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी. ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होते हैं, द मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल्स फास्टर इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम. वो मीडियम जिनमें लाइट फास्टर चलती है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होते हैं, यानी कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है. ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, द मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल स्लोअर इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, जिसमें लाइट स्लो चलेगी, जिसमें भीड़ ज़्यादा है. ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो ऑप्टिकल डेंसिटी उसे कैसे मेजर करते हैं, बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हमारा जो अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने वाला है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यू लेटर. इट्स अ ग्रीक लेटर. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज ऑल्सो इन वैक्यूम बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो इसे हम कैसे कैलकुलेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन बी. सी नोटेट द लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. मोर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मोर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, लेस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका स्पीड के साथ क्या है, वेलोसिटी के साथ क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है. कैसा रिलेशन है, रेसिप्रोकल. अगर स्पीड बढ़ेगी तो ऑप्टिकल डेंस आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वैल्यू कम देगा. तो इससे हमें डायरेक्ट कंक्लूजन आता है, जहाँ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा. लेस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मीडियम इज रेयर. और जिसकी वेलोसिटी स्पीड जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ मीडियम क्या होगा, रेयर. और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा. लेस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मोर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. वहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा. सिंपल सी बात है, जहाँ स्पीड कम होगी वहाँ डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी. ऑप्टिकल डेंसिटी इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मास डेंसिटी. अब मास डेंसिटी से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि मास डेंसिटी आपके मास पे और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी मास और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करती है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ नो यूनिट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो यूनिट लेस है, क्यों है, क्योंकि ऊपर भी आपकी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी, और वेलोसिटी दोनों यूनिट आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो एयर की वैल्यू 1 है, कैसे है देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम. अब मीडियम भी हमारे पास क्या है, एयर ही है. देखो ऊपर तो हमें एयर का रखना है, नीचे भी एयर रखना है, तो दोनों वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट करके कौन सी वैल्यू देगी, 1 वैल्यू देगी. तो हमारे पास याद रखना है हमें कि जो वेलोसिटी ऑफ आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो क्या होगा, 1. इसे हमें स्टैंडर्ड माना है, इसके कंपैरिजन में बाकियों को कंपेयर करते हैं. नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ लाइट. व्हेन द लाइट रे कम्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट कैन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, रेयर यानी जिसमें डेंसिटी कम है, उसमें जिस स्पीड से चल रही थी, जैसे डेंसर में आएगी स्पीड कम हो जाएगी, पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. Here the mu1 is a rarer medium, mu2 is a denser medium. If the mu2 is greater than mu1 यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, then angle of incidence, ये जो एंगल है
the angle made by the incident ray with the normal is angle of incidence, and angle made by the refractive ray, not a reflected, it is a refractive ray with the normal is called angle of refraction. तो इस केस में आपका ये ग्रेटर होगा. देन इन नेक्स्ट केस, when a light ray comes from denser to rarer medium, opposite of that case, last case, it can bends away from the normal. अब यहाँ देखोगे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, भीड़ कम होने से स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. टू केसेस वेयर द लाइट डू नॉट बेंड, ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऐसे दो केस कौन से जहाँ पे हमारी लाइट रे बेंड नहीं होगी. व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, जैसे आपने देखा था नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, इसी तरह से नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है. लाइट डज नॉट चेंज इट्स पाथ, क्योंकि वो आपका जो नॉर्मल है नॉर्मल के लोग कोई एंगल फॉर्मेशन नहीं करेगी. इन दैट केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज जीरो. एक तो इक्वल होगी, दूसरी बात जीरो होगा. सेकंड केस, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट इफ देयर इज अ नो डिफरेंट बिटवीन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ बोथ मीडिया, दोनों मीडियम हमारे पास जो म्यू1 और म्यू2 उन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी जब इक्वल है तो जिस भी एंगल से ओब्लिकली हम डालेंगे वो उसी पाथ में चलती जाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज नहीं हो रही. इन दैट केस ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बट नॉट जीरो. 90 डिग्री जो नॉर्मल इंसिडेंस उसमें तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा बट जीरो होगा, बट इस केस में आपका नॉन जीरो एंगल होगा. नेक्स्ट, रिलेशन टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विद देयर वेलोसिटीज. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के लिए. सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम म्यू1 एंड इट हाउ टू फाइंड इट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम v1. सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, v1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन फर्स्ट मीडियम. Then refractive index of second medium mu2 is equal to c by v2. C is the speed of light in air or vacuum and v2 is the second medium. Now divide the equation 2 by 1. We get it mu2 by mu1 and c by v1, v2 upon c by v1. So c से हमारा c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा v1 by v2. So we can conclude that अगर बात करें सेकंड मीडियम में तो आपका रेसिप्रोकल रिलेशन दिख रहा है, v2 की स्पीड कम होगी अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ दिखाई दे रहा है. सो हमारा फॉर्मूला बन जाता है म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू v1 बाई v2 एंड म्यू इट्स कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एज, ये जो हमारी वैल्यू है ये वाली, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन मीडियम सेकंड, यानी फर्स्ट वाले को जो नीचे वाला उसको पहले लिखेंगे और ऊपर वाले को बाद में लिखेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इट इज ऑल्सो राइट डाउन एज अ सिमिलर वे v1 बाई v2. ये जो ऊपर वाली फॉर्म है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म को राइट हैंड साइड लिखेंगे फुट में और नीचे वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे फुट में. इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, पहले के कंपेरिजन में. एंड वी ऑल्सो नो दैट स्पीड इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ. हम जानते हैं कि लाइट का वेव नेचर भी है, ये वेवलेंथ होती है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी पार्टिकुलर पॉइंट में नंबर ऑफ वेव्स जो पास होंगी. ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं फ्रिक्वेंसी, तो हम जहाँ भी वेलोसिटी उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा को पुट कर सकते हैं. क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा. फ्रिक्वेंसी की जहाँ हमारे पास स्पीड की टर्म है, स्पीड की जगह हम क्या पुट कर देंगे, एफ अपॉन लैम्डा, और फ्रिक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, लाइट की कभी भी चेंज नहीं होगी. वी नो दैट हैंस वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, कलर सेपरेशन नहीं हो रहा, तो हमारी फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी. तो दोनों मीडियम की फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी तो हमारी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, ठीक है. v1 है स्पीड तो λ1 आपकी वेवलेंथ होगी, v2 स्पीड है तो λ2 हमारी वेवलेंथ होगी. हमारे पास एक और नया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं. हेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच डिपेंड्स ओनली अपॉन सोर्स, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करेगी, सोर्स पे डिपेंड करेगी. सोर्स आपके पास कैसा है, यानी वो चेंज नहीं होगी. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, वो मीडियम पे क्यों डिपेंड करती है उसका रीज़न हम ऊपर जानते हैं. देखिए अगर मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालूँ इस फॉर्मूला से तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी स्पीड पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा. स्पीड घटेगी तो वेवलेंथ भी घटेगी. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करती है. वेलोसिटी ऑफ लाइट विच डिपेंड्स अपॉन द मीडियम. सी द क्वेश्चंस. स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर एंड द ग्लास आर, हम वाटर के लेट कर लेते हैं VW, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड गिवन है. ग्लास की दे रखी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड. फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वर्सेस ग्लास. तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, अकेले वाटर का निकालेंगे. हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया C अपॉन वेलोसिटी इन मीडियम. फिर वाटर इज 1.33 टाइम्स मोर ऑप्टिकली डेंसर देन द एयर, इट कैन स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट 1.33 टाइम्स एज कम्पेयर टू एयर. एयर के कंपेरिजन में ये जो है वाटर क्या कितने स्लो कर देगा लाइट की स्पीड को, 1.33 टाइम्स. नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, उसका निकालेंगे 1.5, दैट इज द ग्लास इज 1.45 टाइम्स मोर डेंसर देन द एयर, इट कैन स्लोअर द स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स एज कम्पेयर टू एयर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 4800 एंगस्ट्रॉम इन एयर। अभी वेवलेंथ वाली टर्म यूज होंगी इसमें। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द सेम लाइट इन द डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन। सो वी नो दैट व्हाट इज अ लैम्डा वन। लैम्डा वन हम एयर के लिए लेट कर लें, लैम्डा ए भी लेट करेंगे इसे, क्या लेट करेंगे, लैम्डा ए लेट करेंगे। 4000 इसको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 2.4, सेकंड मीडियम का गिवन है, फर्स्ट मीडियम हमारी एयर है, तो एयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1, एयर के लिए हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। सो म्यू2 अपॉन म्यू1 की वैल्यू हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, तो हमने डायमंड की निकालनी, लैम्डा 1 हमारे पास किसकी है, एयर के अंदर गिवन है, और डायमंड में हमने कैलकुलेट करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि डायमंड के अंदर जाके स्पीड भी 2.4 टाइम्स कम हो जाएगी और आपका वेवलेंथ भी 2000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, नहीं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, 4880 एंगस्ट्रॉम से कम हो जाएगी। आई होप आर यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्ले। इसने क्या कहा, जो इंसिडेंट रे है, जो रे इंसिडेंट कर रही है किसी भी मीडियम पे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर लाइज इन सेम प्लेन, ये प्लेन को चेंज नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि आउटसाइड आ जाए या इनसाइड चली जाए। सेकंड इज स्नेल्स लॉ, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ द साइन आई बाय सन आर। ये आपको याद करना है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसमें आपने याद क्या करना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। ये कॉन्स्टेंट क्या हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, कॉन्स्टेंट क्या होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, तो तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आता है इस पर, फाइंड द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन टू फाइंड इट। गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री में गिवन है, फिगर के अंदर गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है। हमने स्नेल्स लॉ का यूज़ करना और फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, म्यू1 साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो म्यू1 की वैल्यू क्या है 1 है एयर के लिए, और म्यू2 हमारे पास साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वो पुट कर देंगे। म्यू2 हमें गिवन है √3, साइन आर हमने निकालना है, तो √3 से √3 हमारा कैंसिल हो गया, और हमारे पास साइन आर की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, और 1/2 कौन से एंगल पे देता है, साइन 30 की वैल्यू होती है, सो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। फिर एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जितने एंगल से वो डेविएट हुई एक्चुअल पाथ से जितना वो मुड़ी है वो निकालना है। अब टोटल एंगल देखोगे इसके इक्वल होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे, तो यहाँ से जितना डेविएट हुआ, अब आपका 30 है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और उसका मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो भी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ये है हमारी मोड टर्म, क्या कहते हैं इसे, मॉडुलस या मोड कहते हैं मैथ में। तो 60 माइनस 30 कितना आ गया 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा 30 डिग्री, यानी लाइट हमारी कितने एंगल से बेंड हुई है 30 डिग्री एंगल से बेंड हुई है नॉर्मल पाथ से। दिस इज नॉन एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज, लास्ट कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, और वी ऑल्सो से दैट रिफ्रैक्शन बिटवीन टू बाउंड्रीज, पैरेलल बाउंड्रीज। अब इसमें देखिए आपको स्लैब दिखाई दे रही है, अब इसमें आपको सारी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। दिस इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल सेकंड पॉइंट इंसिडेंस, तुम्हारी यहाँ से सारी चीज़ें निकल रही है, ये चीज़ आप 8th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इन टर्म्स को सीख लेते हैं क्या क्या। इंसिडेंट रे, द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्लैब एट पॉइंट O। रिफ्लेक्टेड रे, द रे विच बेंड्स एंड चेंजिंग द मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, हेयर द OP इज द रिफ्लेक्टेड रे। इमर्जेंट रे, द रे विच कम्स अगेन इन द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड इमर्जेंट रे, जो दोबारा मीडियम में वापस आ रही है। देखिए नीचे वाली रेज आपको दिखाई दे रही है, सेम मीडियम में वापस, ऊपर भी सेम मीडियम बाहर भी सेम मीडियम, तो वो हमारी हो जाती है इमर्जेंट रे। हेयर द रे विच कम्स आउट फ्रॉम द पॉइंट P इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। एंगल ऑफ इमर्जेंस रे मेड विद द एंगल विद द नॉर्मल। एंगल ऑफ डेविएशन, जिस एंगल से वो डेविएट होगी यानी मुड़ेगी। द एंगल थ्रू विच द लाइट इज डेविएटेड फ्रॉम एक्चुअल पाथ इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, द लीनियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लाइट रे फ्रॉम एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जितना वो लीनियरली डिस्प्लेस हुआ, देखिए कैसे, सीन अ फिगर अगेन, हमारे लीनियरली कितना डिस्प्लेस हुआ है, एंगल पे डेविएट नहीं हुआ, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुई है लीनियरली, मतलब इस पाथ पे जाना था लेकिन इस पाथ में लीनियरली क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, स्ट्रेट पाथ में डेविएट हुआ है, पाथ उसी के पैरेलल जा रहा है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज ओकर ड्यू टू द पैरेलल साइड ऑफ ग्लास स्लैब, इसका रीजन ये है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस बाय ग्लास स्लैब, ये आपका इक्वल होता है, इसका प्रूफ देखिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेकंड हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, इमर्जेंट एंगल हो गया। अब इसको अपन इक्वल प्रूव करना है, तो सबसे पहले ये देखिए ये वाली ट्रायंगल को,
ये वाला एंगल, ये वाला क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बट ये क्या आपका AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ पे हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो μ1 sin I साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस μ2 sin R, इक्वेशन 1 एट पॉइंट P μ2 sin R μ1 sin E। तो आप देखोगे इसकी राइट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो हम दोनों को क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। μ1 sin I इज इक्वल टू μ1 sin E लिख सकते हैं, μ1 कैंसिल हो जाएगा, sin I इज इक्वल टू sin E। इफ़ द रेज आर पैराक्सियल, अगर रेज बहुत ज़्यादा छोटी है और एकदम पैरेलल है, पैराक्सियल का मतलब बहुत बहुत क्लोज है, पैराक्सियल रेज उन्हें कहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और जब साइन की टर्म कैंसिल ही हो जाएगी तो आपका एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हैंस इट इज प्रूव्ड। इन द नेक्स्ट वन पार्ट वी डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ। आई होप all you are understand that concepts. Thank you and have a nice day. Please like, share and subscribe our channel for upcoming lectures notifications.